सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नए पाकिस्तान की तामीर जारी और इससे कितने फ़ीसद अवाम मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड है, ये अभी बताना यकीन जानिए कि कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इस नए पाकिस्तान में एक बात आप समझ लें कि वाज़ेह है, क्लियर है कि मसाइल और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, इसको हम कह सकते हैं कि अनगिनत हैं। लेकिन ये भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। इस मुल्क में बनने वाली हर हुकूमत के मुताबिक उसको मुल्क गैर मामूली हालत में मिला। हर हुकूमत की मैं बात करी जिसको भी मिला मुल्क, कर्जे विरासत में मिले, बहरान कह लें कि तोहफे में मिले और मुश्किलात बोनस में मिली और परेशानियां शायद जहेज़ में मिली। लेकिन असल बात क्या? असल बात ये कि उन पर मसाइल, मुश्किलात, बहरान और परेशानियों का सदेबात किया गया कि नहीं। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। कुछ इश्यूज़ आप समझ लें कि ऐसे होते हैं जिनको एक कौम बनकर हल करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन पर हुकूमत और अपोजिशन इत्तेफाक राय पैदा करके उनका हल तलाश करते हैं। नए पाकिस्तान में जो पहली नई रिवायत देखने को मिली वो क्या है? वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन किसी कीमत पर साथ बैठने को तैयार नहीं है। और अगर माजी देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी हम देखते हैं, अगर हम याद करते हैं कि सख्त तरीन जुमलों का तबादला किया गया, एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज भी किए गए, इक़्तिदार गिराने की धमकियां भी दी गई और अल्फाज ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए गए कि मेरे ख्याल से एक दूसरे को माफ़ कर देना और साथ चलना बड़ा नामुमकिन दिखाई देता था। एक दूसरे को नाअहल करवाने का क्रेडिट भी लिया गया, आपको याद होगा। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों जमातें कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक साथ एक पेज पर आ ही जाती थीं। आज भी सख्त इख्तलाफात भुलाकर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ हैं। अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात करूं तो तहरीक इंसाफ के साथ यही दो बड़ी सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर के मामले पर भी साथ दिखाई नहीं देती हैं। ना तहरीक इंसाफ इनको साथ लेकर चलने की बात करती है, बल्कि वज़ीर आज़म तो अपोजिशन से मुतालिक ये कहते हैं कि जी अपोजिशन की उनकी नज़र में कोई हैसियत ही नहीं है। ये खान साहब का क्लिप ज़रा देखिएगा। अब मुल्क के सरबराह का अपने सियासी हरीफों के खिलाफ ये रवैया क्यों है? और मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ये रवैया है तो कितना दुरुस्त है, कितना सही है? और अपोजिशन का भी अपने मुल्क के सरबराह को इंतहाई गैर संजीदा लेना और बार बार सिलेक्टेड कहना, तकरीर करने आए तो अपने रवैये से तासुर देना कि इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों के वज़ीर आज़म हैं और तज़हीक आमेज़ गैर पार्लिमान ज़ालिमान ज़बान में बात करना, क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इतने साल कोशिश की? क्या इसे मिसाक जमहूरियत का समर कहा जाएगा? अगर यही मसाइल चलते रहे या यही रवैया दोनों जानिब से देखने को मिला तो फिर पार्लियामेंट में इजलास बुलाकर एक दूसरे पर हमला करना, किसी इंतहाई गैर इखलाकी किताब के हवाले देना या एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू कहकर आवाम के पैसे क्यों बर्बाद किए जाते हैं? मैं ये पूछ सकती हूँ, क्यों बर्बाद किए जाते हैं? ये काम तो हमारे तमाम मौजूद अवामी नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी कर सकते हैं और करते हैं भी, सॉरी टू से करते हैं। और सबसे आम सवाल ये है कि क्या यही वो रवैया है जिसकी वजह से अहम और बुनियादी मसाइल नज़रअंदाज हो रहे हैं? ये रवैया है जिसकी वजह से अहम और मसाइल अवाम के नज़रअंदाज हो रहे हैं। आज इस पर बात करूंगी। प्रोग्राम में जिन मेहमानों को दावत दी है उनका तारुफ करवा देती हूँ। जी मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से मोहतरमा कवल शोज़ब साहिबा। कवल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं रुबीना कायम खानी साहिबा। रुबीना, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन करेंगे कैसर अहमद शेख साहब वार्म वेलकम। और जमात इस्लामी से हाफिज़ नईम साहब प्रोग्राम में मेरे साथ हैं। हाफिज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं रुबीना आपसे करना चाहूँगी। पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि जी इमरान खान साहब का स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला, कोरोना का ग्राफ पाकिस्तान में हमने देखा कि नीचे भी आ रहा है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो कोरोना के आगाज़ में भूख और बेरोज़गारी के खतरे की बात की थी उसे आलमी इदारे तक तस्लीम कर रहे हैं। कोरोना के बाद जो भूख से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त जारी की गई है मैम, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। इस पर आप मुल्क के वज़ीर आज़म के इक़दामात की तारीफ़ करेंगी, उनके इस फैसले को, या फिर दुरुस्ती मानेंगी? क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जब ये बीमारी आई और ये वबा फैली और इसकी जो आई थिंक मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को जो इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं था, इसको जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जस्ट एक
फ्लू की बीमारी समझ रहे थे, लेकिन जब आपने देखा कि पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी आप देख लें, यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, या हमारे जो है पड़ोसी मुमालिक देख लें, वहाँ पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात नहीं की, वहाँ पर स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन की बात की गई, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से अमवात हो रही थी और जिस तरह से ये बीमारी फैल रही थी, तो उसमें एक ही जो है तरीका था कि जिससे जो है आप स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन करें और इस बीमारी से लोगों को अवेयरनेस दें, प्लस जो है वो उससे बीमारी से बचाएं, क्योंकि वो बिल्कुल आपका भूख, आपकी जो है वो बेरोजगारी, ये सारे मसले तो हैं ही इंसानी जिंदगी के साथ, लेकिन जब तक है, जब तक आपकी जिंदगी है, जब आपकी जिंदगी नहीं होगी, आप जो है वो कहते हैं ना, सेहत है तो जहान है, जहान ही नहीं है आपका, तो फिर आप कैसे किसी भी इशू को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, या कैसे जो है वो उस इशू की बात कर सकते हैं। तो उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बात समझ नहीं आई थी। फिर जो है वो चलिए खैर है, वो सिंध में आप देखें कि इतना स्ट्रिक्टली जो है वो किया गया। पहले हमारे ऊपर बड़े रेडिकुलस जो है वो इल्जाम लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन कर दिया, उस तरह का, वो मतलब जिस तरह से सिंध हुकूमत के खिलाफ एक वावीला मच गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने देखा कि इसके बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है कोरोना वायरस से जो है वो कंट्रोल करना, तो वो फिर जो है वो इनकी समझ में भी आया। लेकिन फिर भी इन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, जो कि आप और हम सब समझते हैं कि जो आज ये बीमारी है, देखिए आप देखिए, यानी अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ बीना, आपकी बात से मैं कंक्लूड करूँ कि आपका कहना है कि जी विफाक में जो हुकूमत बैठी है या पीटीआई के जो लोग हैं, या मैं डायरेक्ट इमरान खान साहब कह दूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने ये जो एग्जाम्पल सिंध में आप लोगों ने सेट की, वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत, यानी आप लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं। देखिए जहाँ से भी सीखा, अगर अच्छी बात कहीं से भी सीख लें, सिंध से सीख लें या आप कहीं से भी सीखें। ठीक है जी, चले मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। कवल मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। रुबीना की बात आपने सुनी, यानी आप लोग सिंध हुकूमत से सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फिजा। मेरे ख्याल में रुबीना को आपका सवाल समझ नहीं आया, या फिर इतनी ज्यादा बुग़्ज़ इमरान है कि उनके जुबान से वो अल्फाज नहीं अदा हुए जो पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। मैं थोड़ा सा ना स्टडी ओरिएंटेड और स्टैटिस्टिक्स पे बात करूंगी। इनको मैं सिर्फ याद करा दूं कि इमरान खान साहब जो है वो गवाल मंडी से पढ़े हुए नहीं है, वो भी ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, और इनकी जो मोहतरमा थी उनके वो उस बैचमेट के थे, वो अभी रिसेंट करके नहीं आए हैं, और 23 साल उन्होंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में लगाए हुए। उनका विजन वो है जो पूरी दुनिया ने हिट एंड ट्रायल के बाद अचीव किया, अखज़ किया, रिजल्ट निकाला, वो इमरान खान ने 4 महीने पहले देख लिया था और बता दिया। उन्होंने उस वक्त कहा कि आइडियली तो हम लॉकडाउन करें तो बेहतर है, और ये इजी वे आउट है। किसी भी हुकूमत के लिए आसान है कि हर चीज बंद करो, सुकून से सबको को घरों में रहो, हमें क्या मसला है। मुश्किल काम ये है कि आपकी आवाम आप अपनी पॉपुलेशन की जो डायनामिक्स है, जो इसमें आपकी क्लासेस की डिस्पैरिटी है, यानी जितने तबकात हैं उनको ज़हन में रखते हुए आपने पॉलिसी देनी थी, और वो पाकिस्तान में डिसीजन लेना एक मुश्किल काम था, एक मुश्किल डिसीजन था, जिसमें इन्होंने तोपों का रुख हमारी तरफ किया, क्योंकि ये मोदी सरकार को फॉलो कर रहे थे। इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि खुद ही बता दिया कि आपके नेबरिंग कंट्रीज क्या कर रहे थे। आज मोदी के ये हालात हैं, उसकी सरकार ने जो काम किया, 100 लितर भी खाएं तो 100 गंडे भी खाने पै गए। 25,000 कल डेथ रेट था। इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है, और ना वो कोविड-19 को कंट्रोल कर सके, ना अपनी इकोनॉमी को। -4.95 पे उनकी इकोनॉमी डिप कर गई है। ठीक है, अब आपको अगर इनसे नहीं कहा जा रहा तो मैं बता दूं, ऑक्सफैम की स्टडी आई है जिन्होंने वैलिडेट किया कि वजीर आजम ने जो कहा था वो ठीक कहा था कि भूख से ज्यादा लोग मरेंगे बजाय कोविड के। दूसरी बात ये कि इंपीरियल की जो स्टडी है वो बिलावल साहब जो है वो कोट करते रहे हैं, जो ये कहती थी कि मुल्क में एक दिन वो आएगा जून में या जुलाई में पीक करेगा, जिस दिन खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे 38,000 एक दिन में डेथ होगी। अल्लाह ने मेहरबानी की, नियतों का सबक था, और पॉलिसी जो इस वक्त ली गई, जो मरूजी हालात है, हमने ब्लाइंड फॉलो नहीं किया उन डेवलप्ड कंट्रीज को जो खुद हिट एंड ट्रायल पे चल रहे थे। आपको इतना बता दूं कि ये लॉकडाउन का जो फॉर्मूला है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सिर्फ एक मुल्क में था और वहां भी सक्सेसफुल नहीं है। ये कोरोना का इलाज नहीं था, ये एक इजी वे आउट था। ये एक तरह था कि जब जिस तरह ऑस्ट्रिच जो है वो सिर अपना रेत में दे देता है। आपने देखा अमेरिका में तबाही मची हुई। आपने कोरोना के इलाज की बात की, ठीक है। अच्छा ठीक है, कभी मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ जी।
और 2 लाख के करीब अमवात हो चुकी है। 2 लाख में पूरा स्टेडियम भर जाता है। ठीक है। अच्छा, आप यूके में देख लें, जहाँ से इनके जो दूसरे लीडर साहब है कोरोना को जो इनकाउंटर करने आए थे, वो बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार हैं। तो अब बात सारी ये है कि सिंध ने तो वो करने की कोशिश की जो मोदी कर रहा था। सिंध को बचा गए इमरान खान। पहले पंचिंग बैग इन्होंने बनाने की कोशिश की इमरान खान को, और हर चीज उन पे डाली, क्रेडिट भी दे। जी रुबीना, एक मिनट कमल, रुबीना कुछ कह रही है। जी रुबीना जल्दी कहिए, फिर मुझे हाफिज साहब की तरफ जाना। जल्दी हर चीज का तदारुक करना, ये क्रेडिट जाता है। कमल एक मिनट, रुबीना कुछ कह रही है। जी कमल, आपकी किसी बात का रुबीना जवाब देना चाह रही? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि कमल साहिबा जिस तरह से बात कर रही है, मोदी सरकार की हमने वो की पैरवी या जो भी उनको वो किया, हमारा अपना डिसीजन था। हम इस तरह से कोई भी डिसीजन, क्योंकि हम एक वो पहले से गुजर के आ चुके हैं तमाम हालात से, हमने देखा है, हमने हुकूमतें चलाई है, हमने देखा है पाकिस्तान का सिस्टम है कि हमने गरीब लोगों की बात की है हमेशा। तो आप कैसे आप कह रहे हैं कि जवाब आ रहा था कि भूख से कोई नहीं मरता था, वो ना ही। अच्छा चले, कैसे रहे शेख साहब कहते थे कि भूख से कोई नहीं मरता। अच्छा जो है वो यही है कि ठीक है। कवल और रुबीना, आप पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, बाकी बातें हम बाद में कर लेते हैं। अगर आप दोनों खवातीन मुझे मौका दें तो मैं दो, हमारे साथ और भी बड़े मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, उन दोनों की तरफ जाते। ठीक है जी, चलिए अगर आप दोनों प्लीज मुझे मौका दें तो मैं कैसे रहे, मैं शेख साहब और हाफिज नईम की तरफ भी जाना चाहूंगी। आप दोनों की तरफ दोबारा आती हूँ। शेख साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ। शेख साहब, अजीब बात है ना कि पीपल्स पार्टी आपको सड़कों पर घसीट रही थी, आपके कायद को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे रही थी, इसके बावजूद आप लोगों ने उनसे हाथ मिलाया। इमरान खान साहब के साथ चलने में सर मसला क्या? शेख साहब आज जरा खुल के बता दें। डॉक्टर फिजा, देखिए ना, ये बात अभी आप कर रहे हैं, ये जो कोविड-19 है, इस पे हम सबको मिलके काम करना है। कोई मुखालफत का या ये कि पीटीआई को अलग है, मुल्क से हटके है, और मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी अलग है, हम सब एक हैं, हमारा मुल्क है, हमने लोगों का सेहत का ख्याल कर, हम क्यों हर चीज को अनाज का मसला और झगड़े बना लेते हैं? देखिए, कहाँ हमने अब जो जमहूरियत को कामयाब कहाँ करना है? हम सारे रीजन में इस वक्त हमारी जो डेवलपमेंट है सबसे कम है, हमारी इकानमी नीचे जा रही। अभी भी देखिए, इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा हो गया। 25,000 अगर उनकी डेथ हुई तो वो हमसे 6 गुना आबादी का मुल्क है। अच्छा शेख साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इमरान खान साहब के फैसले की तारीफ तो की जा सकती है ना कि एक अच्छी हमने स्ट्रैटेजी अपनाई हमारी हुकूमत ने कि जी ग्राफ नीचे आ रहा है। अब अगर आलमी इदारे तारीफ करने पर आ गए तो फिर अंदर के लोगों को भी थोड़ी बहुत तारीफ करनी चाहिए ना, क्या कहते हैं आप? कोई बाकी बुग़्ज़ इमरान तो नहीं है, जहां वो गलत करते हैं आपका काम है बोलना, लेकिन जहां कुछ अच्छा करते हैं मुल्क के लिए कुछ अच्छा होता है और बाहर के लोग तारीफ करते हैं तो आप लोग वहाँ क्रेडिट भी तो दें, अप्रिशिएट भी तो करें ना। मेरी बात सुने, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। देखिए, जहाँ अच्छा हुआ है वहीं तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। ये पिछले रिसेंटली हमारे डेथ रेट भी कम हुए, हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं, हमारे मार्केट्स भी खुल रही हैं, हमारी इकानमी भी खुल। देखिए, हम सब ने मिलके काम, अपने मुल्क की बेहतरी, ये मैं क्रेडिट दूंगा। जहाँ अच्छाई होगी पहले ख्याल नहीं किया गया। अभी भी मैं ये कहता हूँ, इंडिया से भी मशवरा ले लें, और हम एक ही जैसा मुल्क है, बांग्लादेश भी हमारे रीजन में है, उन सब ने जो इसमें बेहतरियाँ की हैं, जो उन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं, जो उनके प्लस पॉइंट है, हमारे अपने भी जिस पार्टी के प्लस पॉइंट है, हम सबको इस मुल्क को आगे करना। हम कहाँ पहुंच गए? हम ये लड़ाई झगड़ सिर्फ यही काम करते रहेंगे। मैं जाता हूँ असेंबली में, यकीन जानिए मेरा दिल नहीं करता वहाँ कि चंद बंदे हैं हर पार्टी से, 15-20 बंदे हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़े के अलावा और बात ही कोई नहीं है। देखिए, किसी एक की नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्ट हो गए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अपोजिशन का तो काम होता है कि वो तो उसने तनकीद करनी है, और फिर उनसे चल नहीं रहा, उनकी तैयारी नहीं थी। अब अगर वो बर्दाश्त भी तो करे ना, अगर कोई थोड़ा सी बेहतरी की बात है, मुल्क या तो बेहतर। चलिए शेख साहब, आपका पॉइंट है कि मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। हाफिज नईम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हाफिज साहब, मुझे समझ नहीं आती कि इस टाइम पे अगर हमारे मुल्क की आप सियासत देखें तो क्या है कि जी जो जिसके मुकाबिल खड़ा है, जिसको कोई पसंद नहीं है, सॉरी टू से, किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद तो उसकी कोई चीज नहीं पसंद, जहां पे किसी को क्रेडिट देना बनता है वहां पे देना चाहिए, जहां पे किसी का हक है कि आप उसको क्रेडिट दें, और जहां पे किसी पे तनकीद करनी है वहां पे तनकीद भी करनी चाहिए। और आपसे मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से जरा जानना ये भी चाहूंगी कि के इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक का भी हम देख रहे हैं कि जुल्म जारी है, इसके खिलाफ ना सूबाई हुकूमत कुछ कर सकती है, ना विफाकी हुकूमत अब तक कुछ कर सकी है। सर फिर हम ये कह सकते हैं ना कि सही इश्यूज की तरफ ध्यान नहीं है, तभी तो के इलेक्ट्रिक का मसला अभी तक हल नहीं हो सका। सारा गुस्सा एक दूसरे पे निकालते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक वालों को तो पकड़े ना कोई जाके, ना सूबाई हुकूमत में दम है और ना ही विफाकी हुकूमत कोई एक्शन ले सकती है, बस एक दूसरे पे चलती है आप लोगों की लड़ाई झगड़े में इन सब की। बस डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ही ठीक बात कर दी। और देखें, कोई भी अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं अब उस पर बात नहीं करता कि जो कोरोना का मसला आया तो देखें किया सिंध ने भी वही जो पंजाब ने किया, जो केपी ने किया, लेकिन लड़ते रहे आपस में एक दूसरे से, जो है वो सियासतबाजी करते रहे और उसका जो नुकसान होना था वो नुकसान हुआ। अगर कोई अच्छा हो गया तो वो सबका अच्छा हो गया। कहने का मकसद ये है कि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसमें जो सवालिया निशान है, जहाँ चीजें अच्छी होंगी उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन अब मुझे बताएं कि इतने बड़े पैमाने पर हजारों लाखों की तादाद में स्कूल मुतासर हुए हैं, प्राइवेट, उनके टीचर्स मुतासर हुए हैं, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आया? जो हमारे पास $658 मिलियन तो वर्ल्ड बैंक और जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से फौरी तौर पर आ गया था, लेकिन उसके असरात यहाँ नहीं है सिवाय एहसास प्रोग्राम के कि जिसमें 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इतने बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के साथ प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इतने लोग मुतासर हुए हैं, इस पर भी तवज्जो की जरूरत है। मैं इस पर लड़ाई नहीं करता। अब आ जाइए के इलेक्ट्रिक पे। के इलेक्ट्रिक पे तो इमरान खान साहब से मेरा पहला एहसास ये है कि जब लोड शेडिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, बिजली के खंभों से जो चिपक के हलाक हो रहे हैं, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ₹2.89 यानी तकरीबन ₹3 प्रति यूनिट के इलेक्ट्रिक के लिए इजाफा किया है और एक कराची दुश्मनी का सबूत दिया। मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ और इसमें सब एक हैं, क्योंकि यही काम नून लीग करती रही है, यही काम पीपल्स पार्टी करती रही है। हमारा शहर का इदारा जब बिका था तो MQM और मुशर्रफ साहब और पाक लीग ने बेचा था। 2009 में दोबारा बिका तो MQM और पीपल्स पार्टी ने बेचा था। पीपल्स पार्टी विफाक में भी थी, MQM भी विफाक में थी, और फिर जितने वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए। सिस्टम में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। इनको बिजली विभाग से फराहम होती है, और ये मैं आपको डॉक्टर साहब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, और मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करता। जो जायज़ बात है वो ये कि जो एहतजाज इस वक्त PTI के लोग कर रहे हैं, उनको तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे एहतजाज करना चाहिए ना कि ₹3 की यूनिट तो खत्म करो कराची के शहरियों पे से। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ इसलिए शोर मचा रहे हैं कि इनको मजीद बिजली मिल जाए, के इलेक्ट्रिक को मजीद सब्सिडी मिल जाए, मजीद गैस मिल जाए, और उसके बाद ये चुप हो जाएंगे। जमात इस्लामी इस इशू के ऊपर आप देख रही हैं, सीरियसली हमने इसको टेकअप किया है। आज नेपरा ने हमारे साथ ज्यादती की, हमें जूम का लिंक नहीं दिया, इसलिए कि हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कराची की नुमाइंदगी करते हैं नेपरा में। इसी तरह से हम कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हम सड़कों पे भी हैं। कल हमारा जो आज हमने 105 मुकामात पर मुजाहरे किए हैं, और कल हमारा शाहराह फैसल पे नर्सरी पे धरना है, और हम ये धरना देंगे, वहां बैठेंगे। मसला हल होना चाहिए हमारा। प्राइम मिनिस्टर 50 लोग पिछले साल मर गए थे और इन्होंने ट्वीट तक नहीं किया था, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक से उनका हिसाब किताब बंधा हुआ है। आरिफ नकवी अबराज ग्रुप का जो हेड है वो अच्छा हाफिज साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी मैं मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि कराची की जब बात होती है, बड़ा शहर है, मुआशी हब है, हम कराची की बात करते हैं, पूरे सूबा सिंध की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कराची की बात करते हैं कि एक बड़ा शहर है, मुआशी हब है। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी। मुझे बताइएगा कि जब फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक की बात होती है, इस तरह के बड़े मामला होते हैं, जब हम बात करते हैं, सिंध हुकूमत से बात कर लें, वो कहेंगे हमारी जिम्मेदारी तो है ही नहीं। वो कह देंगे अच्छा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेयर से पूछ लें, मेयर तो बेचारे वैसे इतने लाचार है, बीमार है, इतने बेबस हैं, अब क्या पूछे उनसे। और दूसरी बात है कि दूरबीन पकड़ के ढूंढना पड़ेगा मेयर साहब को, मेयर साहब तो नजर ही नहीं आएंगे। और अगर हम विफाक से बात कर लेंगे, वो 18वीं तरमीम की बात करना शुरू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जिम्मेदार कौन है, आप जरा समझाएं। बल्कि मुझे तो पता है, आप बताएं ना जिम्मेदारी कबूल कौन करेगा, आपको भी पता है कबूल कौन करेगा, बेहिस्सी है ना ये। डॉक्टर साहब, चारों पार्टियों की जिम्मेदारी है। जिस तरह मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई आपको, अभी विफाक के तहत ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं, सोवरेन गारंटी विफाक देता है, ठीक है। तो PTI ये कहती है कि सबने चारों तो फिर मिलकर जिम्मेदारी कबूल करने से रहे। हाफिज साहब, आपने तो बड़ी बात छेड़ दी इस टाइम पे। चारों तो किसी मुल्क के मुफाद में कोई बात हो रही हो तो तब एक पॉइंट पे नहीं आ रहे थे, यहाँ तो मसला कश्मीर पे सब एक पॉइंट पे नहीं आ रहे होते। तो चारों ने जब जिम्मेदारी कबूल करनी किसी खराबी की, तो कैसे करेंगे कबूल? मैं बताता हूँ, देखें 2 साल से तो अब इनके पास है ना, छोड़ दें नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। 2 साल से तो नहीं, कोई एक नोटिस तो देना चाहिए था ना क्या इलेक्ट्रिक को। आप पैसे बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी 90 अरब रुपए। आप जानती हैं 90 अरब रुपए क्या होते हैं? उसकी सब्सिडी 2 आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं हाफिज साहब, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। मैं चाहती हूँ ब्रेक पे जाने, ब्रेक से आने के बाद आप अपनी गुफ्तगू को इसी तरह करें कि मुझे आपको दरमियान में रोकना ना पड़े। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। रुबीना कायम खानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कवल शोजब साहिबा, हाफिज़ नईम साहब और कैसर अहमद शेख साहब। आप चारों को बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। हाफिज़ साहब, आप बहुत ही कोई अहम बात कर रहे थे, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक के लिए आपको रोकना पड़ा, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा देखें, जब ये कंपनी हमारी प्राइवेटाइज हुई थी ना 2005 में, तो इसको 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती थी सिर्फ। और आपको पता है कि मुसलसल पीपल्स पार्टी ने और फिर उसके बाद नून लीग ने और अब पीटीआई ने इसकी सब्सिडी बढ़ती चली गई। और अभी ये बात यूसुफ धागा ने हमें बताई है, जो वफाकी वजीर सेक्रेटरी पानी और बिजली थे, जिन्होंने नून लीग में के जमाने में ये बात कही थी कि 62 अरब रुपए की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर फ्रॉड हुआ है, इनको इजाफी दिए गए, तो उनको उस पोजीशन से नून लीग ने हटा दिया था। अभी इन्होंने जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कल ये बात बताई है कि 90 अरब रुपए की सब्सिडी दी है पीटीआई की हुकूमत ने 2018 से 2019 तक के इलेक्ट्रिक को। आप अंदाजा लगाइए, और फिर रेट भी बढ़ा रहे हैं, और फिर उसके साथ उनको $361 मिलियन खर्च करने थे 3 साल के अंदर। जब ये प्राइवेटाइज हुआ था, उन्होंने इसको प्राइवेटाइज होने के बाद ये नहीं किया, बल्कि उल्टे तांबे के ये तार ले गए और एल्यूमिनियम के तार डाल दिए, जिससे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत टेक्निकल बातें हैं जो यहाँ पर मुनासिब नहीं है कि किस तरह इन्होंने बर्बाद कर दिया सिस्टम को, जिससे फीडर जो है वो ट्रिप नहीं होते और उसके नतीजे में अमवात हो रही हैं। अब आ जाइए आप इस बात पे कि इतने अरसे में, अब 2 साल तो इनको हुए थे ना, तो नेपरा के जरिए या खुद इनका लाइसेंस मंसूख करो, सीधी बात है, कौमी तहवील में लो। ऐसी क्या बात है? तो पता ये चला, ऐसी बात ये है कि जो अबराज ग्रुप है, उसके जो फाउंडर सीईओ हैं आरिफ नकवी, जो इस वक्त बरतानिया में गिरफ्तार हैं फ्रॉड पर, जिन्होंने बिल गेट के फंड में खुदबुद की थी, जिनको दुबई के अंदर $315 मिलियन की पेनल्टी लगी है, वो इमरान खान की इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर के तौर पर शरीक होते रहे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अंदाजा लगाइए कि जो आदमी एक कंपनी का ऑनर है, जिसको आप सब्सिडी दे रहे हैं, जिसके टैरिफ के लिए आप फैसले कर रहे हैं, वही इकोनॉमिक काउंसिल में बैठता था। वो तो अगर गिरफ्तार नहीं होता तो अभी भी बैठा हुआ फैसले कर रहा होता। तो ये उनके क्यों दोस्त हैं? इसलिए कि 2013 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताई कि पीटीआई को भी पैसे दिए हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आपको याद है जब के इलेक्ट्रिक में भत्ताखोर मौजूद होते थे, तो इनके जो रिकवरी अफसर होते थे, ये सारे भत्ताखोर दहशतगर्द अस्करी विंग के लोग होते थे पार्टियों के। तो ये सब हैंड्स एंड ग्लव्स होते हैं कि इलेक्ट्रिक पर सिर्फ एहतजाज इसलिए होता है कि इनको मजीद सब्सिडी मिल जाए, मजीद उनको गैस मिल जाए। और ये 82 अरब रुपए के मखरूज ने सुई गैस के जो विफाक का इदारा है, क्यों नहीं इमरान खान ये पैसे दिलवा रहा उनसे? क्यों नहीं जो है ये पीटीआई इस पर एहतजाज करती? तो हमारे ही पैसे होते हैं ना जो इन इदारों के होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पर अच्छा, कबल से जवाब लेती हूँ, क्योंकि सवाल कबल से आप पूछ रहे हैं, पीटीआई से सवाल पूछ रहे हैं। कबल, आपने बातें सुनी हाफिज साहब की, कह रहे हैं जी क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, और पीटीआई से वो सवाल पूछ रहे हैं, हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं। जी कबल। पहले तो मैं अबराज ग्रुप का बता दूं, हाफिज साहब हैंड इन ग्लव है विद ऑपोजिशन। तो एक तो ये आवाज का बड़ा इशू है। अच्छा, तो इनको मैं जी आपकी आवाज आ रही है जी। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है जिसने अपने फ्रंट पेज पे ये छापा है कि जिस वक्त अबराज ग्रुप का ने टेंडर लेना था इसका, या के इलेक्ट्रिक का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेना था, तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने $20 मिलियन दिए, जिस प्रोग्राम भी किया है डॉक्टर मोहित पीरजा ने। और न्यूयॉर्क टाइम्स पे आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास जो करोड़ के वकील रखे हुए हैं, ख्वाजा हारिस जैसे, उन्होंने किसी ने जाके अभी तक हर जाने का दावा नहीं किया। नहीं तो जो ऑलरेडी अरबों खरबोपति भी उनके 4 चांद लग सकते हैं दौलत को, तो वो जाके जरा बराए मेहरबानी चेक कर लें। इमरान खान साहब ने आज तक कभी किसी से ना रिश्वत ली है ना वो देते हैं। शौकत खानम या पीटीआई की पार्टी को किसी ने अगर फंड करने की कोशिश की है तो वो कोई भी XYZ हो सकता है, उसका अबराज ग्रुप हो या अनिल मुसरत साहब हो जो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उठते बैठते हैं, या कोई और हो, तो उसको आप नाम अलाइन करें और इसको ज़रा सवाल करें कि जिन्होंने टेंडर दिलवाया था और $20 मिलियन की रिश्वत ली थी नवाज शरीफ साहब ने, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा हुआ है, मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, उनको ज़रा क्वेश्चन कीजिए। नंबर 2, 650 मेगावाट बिजली देनी होती है वफाक ने केई को, इस वक्त 1260 मेगावाट दे रही है। आज बुला के जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, मेरे ख्याल में आपने उसको नहीं है या फॉलो नहीं किया है, कि कैपेसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के सीरियस इश्यूज हैं, और तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब आबादी है पूरे सूबे की, जिसमें से 2 करोड़ के करीब आबादी है कराची शहर की। और 30 सालों में माशाल्लाह, 45 सालों में, 40 सालों में इन्होंने मिल के सब ने बिगाड़ा है।
जिसको आप कह रहे हैं भूल जाओ, लेकिन 2 सालों में इमरान खान ने ये क्यों नहीं किया और वो नहीं किया। मेरे भाई आप इधर रहे हैं कराची में, एक ज़माने से आप लोग सियासतें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले जो हालात थे और उसके बाद अब जो हालात हैं, एक मिनट मुझे बात करने दें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लें हौसले से। तो उस सारे मामले को मेरे ख्याल में पहले अगर उठा लिया होता तो इतने बुरे हालात ना होते। लेकिन फिर आपकी हमारे ऊपर ट्रस्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मान लेने का, तस्लीम कर लेने का कि पिछले वाले इंतहाई नाअहल नालायक निकम्मे थे, सारा कचरा इन्होंने इकट्ठा किया, निज़ाम ख़राब किया, और अब आपके समेत इन सब की उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। इंशाल्लाह हम आपको नाउम्मीद नहीं देंगे, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। इनको आपने 40-40 साल आपका पॉइंट आ गया। हमें तो आपने कंवल के वक्त की कमी है, मुझे बाकी दोनों मेहमानों से भी कुछ पूछना जी। ठीक है कंवल, अब आपका पॉइंट आ गया, काफी डिटेल में आ गया। रुबीना से कुछ पूछना चाह रही हूँ। हुकूमत नाकाम हो गई है तो ये हुकूमत भी आपको कामयाब होकर दिखाएगी और निजाम भी सीधा करके देगी। 3 रुपए कम करवा दें बस। अच्छा जी, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी रुबीना। 3 रुपए कम करवा दें बस, ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये टैरिफ कम करवा दें। हाफिज साहब क्या कह रहे हैं? सर मुझे उनसे कह मेरे ही फोन, मैं कह रहा हूँ ये 3 रुपए का इजाफा किया है ना। ठीक है जी। तो अच्छा रुबीना, मेरी बहन 3 रुपए कम करवा दें बस। अच्छा मैं रुबीना की तरफ, ठीक है मैं रुबीना की तरफ आना चाहूंगी। रुबीना, हाफिज साहब की जो पॉइंट्स थे सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से नहीं थे, वो तो सब पार्टीज को कह रहे हैं कि सबका किरदार रहा है और सभी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, उसका भी जरा जवाब दीजिएगा। साथ ही रुबीना मुझे ये बताइएगा जो JIT का मामला है, क्या अभी अदालत में हल होगा? उज़ैर बलोच की पूरी फैमिली दावा करती है कि फरियाल तारपुर समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उनके घर आती रही है, लेकिन JIT में किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लिखा। साथ ही साथ सईद गनी साहब कहते हैं कि उज़ैर बलोच का हर सियासी जमात से राब्ता था। मैम कुछ तो मिसिंग लग रहा है इस JIT में। देखिए मैं ये कहूँगी कि कोई भी जो शरीफ साहब की इनकी फरमाइश पर उन्होंने नाम। जी बीबी आप मुझे सुन लें, मैंने आपको इंटरव्यू किया, आप मुझे सुन लें। मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हर पाकिस्तान का शहरी जो है वो एक हक रखता है। आज PTI में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और उसी JIT का और उसी उज़ैर बलोच से कनेक्शन के लोग जो हैं वो PTI के साथ अलाए में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वो बिल्कुल वजह है कि उज़ैर बलोच साहब जो है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरह से किसी भी पार्टी के साथ वो अपनी एफिलिएशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी लीडरशिप जो है वो उनके साथ किसी भी पार्टी की इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में, या किसी भी तरह से आप उनको मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। बिल्कुल मैं ये कहूँगी क्योंकि लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और वहाँ पर जो भी लोग थे वो तकरीबन आप देखें कि 99% लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक था। तो उसी तरह से उज़ैर बलोच साहब भी अगर पार्टी में थे या जो भी उनका वो एक सिस्टम था, तो वो सिर्फ एक उनकी पार्टी एप्लीकेशन के तौर पे उनको पार्टी के लोगों को जो है या पार्टी की लीडरशिप को जो है आप निशाना नहीं बना सकते। फरियाल तारपुर सरमा एक बाइज्जत जो है वो कैरेक्टर की खातून है, वो इस तरह के लोगों के साथ हम उनके साथ चले, हमने देखा है कि वो किसी भी तरह से इस तरह की जो एक्टिव लोग होते थे उनके साथ कोई भी उनका वो नहीं होता है। ऐसी बात है, दावत आती है, पार्टी प्रोग्राम अगर कोई रखता है, वहाँ पर एक मजमा होता है, तो वहाँ पर लीडरशिप को कोई भी बुला सकता है और वहाँ पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ और सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो जाओ। बाकी अगर आप JIT की बात करते हैं, JIT में अगर जो है उज़ैर बलोच 100 लोगों का नाम ले लेता है, रुबीना कायमखानी का नाम ले लेता है, फिजा का नाम ले लेता है, तो जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं होता आप उसको जो है प्रूव नहीं कर सकते कि आप किसी के ऊपर भी जो है वो इल्ज़ाम लगा के उसको मुल्ज़िम करार कर दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, JIT में अगर है तो इन्वेस्टिगेशन करें। अभी तक मिलिट्री कोर्ट में जो है उज़ैर बलोच साहब को। अच्छा रुबीना सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यानी उनकी फैमिली आपको लगता है कैसे हवा में तीर चलाती रही कि यहाँ पर आके बैठती रही, फरियाल साहिबा वो नाम ले रही है, तस्वीर मंजर आम पर आई है उनके साथ, यानी ये सब कुछ आपको लगा कि ऐसे कह दिया गया? कमल आपको क्या लगता है कि ऐसी बस उनकी फैमिली, उज़ैर बलोच की फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी बेटी वसीम बदामी के प्रोग्राम का क्लिप हमने चलाया था कल, मतलब वैसे वो कह रही है कि यहाँ पे आते रहिए लोग, आप नाम लेके ऐसी बात कर रहे हैं। शाह साहब भी है उस प्रोग्राम में, तो फरियाल तारपुर की क्या बात कर रही हैं आप? उसमें और बहुत सारे मेंबरान हैं, मतलब अगर लियारी का अगर एक कायम अली शाह साहब, मैं जवाब दे दूं फिजा, अब जरा रुबीना साहिबा से कहें, सुन लें अब गौर से। जी ये रुबीना को जरा सुन लें, आपकी तरफ बयान है अंडर 164
और ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ है, इसकी लीगल बाइंडिंग होती है। कैसर साहब मेरे ख्याल में या कोई और अगर आप लॉयर बुला लें तो वो ज़रा बता सकता है। इसके मुताबिक वो कन्फेशनरी स्टेटमेंट आप सुना चुके होंगे। एक और पैराग्राफ है, ये पेज नंबर 7 पे। जनरल इलेक्शन 2013 में सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए फरियाल तालपुर से राब्ते में जिसने शाहजहान बलोच, जावेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज की पार्टी टिकट मेरे कहने पर दिए। सानिया नाज साहिबा इनके साथ एमपीए थी, इनकी सिंध असेंबली में बैठती रही हैं। वो बलोच के प्रपोजल पे आई, उनकी तस्वीरें हैं उजैर बलोच के साथ, वो एक्सीडेंटली नहीं है। दूसरा, जरा कायम अली शाह साहब इतने इर्रिस्पॉन्सिबल, एक मिनट का आप और रुबीना फारिग किस्म के सीएम सिंध थे, उनको यही नहीं पता था कि जो बंदा क्रिमिनल है, जिसके उनके पास सारी रिपोर्टें आ रही हैं, उसके वो बुलाने पर आ रहे हैं और अद्दी तालपुर भी साथ जा रही हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो कार में करते रहे हैं और जो तमाशे ये करते रहे हैं, अब ये उससे मुकरने की कोशिश ना करें। इन्होंने इस मुल्क में फैमिली लिमिटेड ना सिर्फ जमहूरियत का नाम पे लोगों का इस्तेमाल किए, बल्कि इन्होंने दहशत गर्दों को, कातिलों को और इस किस्म के गैंगस्टर्स को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल मकासद के लिए। और रुबीना साहिबा में मुझे तरस आ रहा है क्योंकि ये आवाज नहीं निकलती। इनको ये खौफ होगा कि इनकी लीडर रुबीना कंवल, एक मिनट प्लीज, थैंक यू सो मच। कैसे रहमत शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं। कोई तहरीक अगर शुरू की जाती, मार्च शुरू किया जाए, क्या नून लीग साथ देगी मौलाना साहब का? देखिए, मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि बजाय कि वही झगड़े और आपस में तल्ख कलामी और एक दूसरे को दुश्मनाम, तो ये क्या कर रहे हैं हम? मुल्क को किस तरह से हमारा हमें ख्याल नहीं आ रहा कि हम पूरे रीजन में, हमसे बांग्लादेश आगे बढ़ गया, इंडिया बहुत आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, हम करके हमारा पासपोर्ट दुनिया में आखिरी 6 मुल्कों में शामिल हो गए। ये सब कुछ ये कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों ने किया, इन्होंने 2 साल में क्या किया? मुझे ये बताएं ना, कोई बेहतरी की? कोई हुआ क्या कि 48% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 4000 अरब रुपए से पहली बार ये तकरीबन हो जाएगा आपका बजट का खसारा। मैं ये कह रहा हूँ अब भी वक्त है, हम आपस में सब इलेक्टेड लोग हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, ऑनरेबल लोग हैं। चले शुक्र है आपने शेख साहब उनके लिए इलेक्टेड का वर्ड तो बोला, नहीं तो बड़ा जुल्म है कि किसी इलेक्टेड को आप लोग जब सिलेक्टेड आपकी पार्टी के लोग कहते थे, ये भी बड़ी गलत बात है ना। चलिए आपने इलेक्टेड बोला, ये भी अच्छी बात है कि आपने साबित किया कि आप एक मंजर सियासतदान है। देखिए डॉक्टर फिदा, मैंने आपने कई बार प्रोग्राम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आने वाला, तो ये ऐसा नहीं कीजिएगा ना, यही तो मुश्किल है कि आप। अच्छा हाफिज साहब, एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। हाफिज साहब आपसे मेरा एक सवाल है, अगर धरने से कुछ नहीं हुआ तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और हम एक रिफ्रेश पिटीशन भी अब दाखिल करेंगे। और मैं आपके तवज्जुह से आज बहुत जिम्मेदारी से चीफ जस्टिस साहब जो कराची से ताल्लुक रखते हैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो इस मसले के ऊपर नोटिस लें और इसको हियरिंग करें, ताकि इनको कैफरे किरदार फॉरेंसिक ऑडिट करें, ताकि सबका पता चल जाएगा कौन कितना धुला हुआ है, और फिर कराची के शहरियों को रिलीफ दें और फौरी तौर पर 3 रुपए का इजाफा वापस करवाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मुझे ब्रेक पे जाना और ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा साहब एक बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं बात करूंगी शुगर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अब ये मामला है क्या, चीनी महंगी करने में किसका कितना किरदार है, और क्या सारे मसाइल की जड़ हम कह सकते हैं कि सिर्फ शुगर मिल मालिकान है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि तमाम नाज़रीन जानना चाहेंगे कि असल स्टोरी क्या है कि चीनी का बहरान है, कीमतों में इजाफा हुआ है। गुलाम मुर्तज़ा, शुगर मिल एसोसिएशन ये कहती है कि चीनी की पैदावारी लागत ही 72 रुपये, तो 70 कैसे बेच सकते हैं? अब मसला आ कहाँ पर रहा है? नाज़रीन कंफ्यूज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात इसमें यह है जो आपने एक जुमला कहा कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा कल्प्रेट है, कौन जिम्मेदार है। यहाँ 35% जो ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको इसका हिस्सा मिलता है, जिसमें उनके गन्ने की कीमत जो है वो उनको दी जाती है, और वो भी किस तरह दी जाती है। हर ट्रॉली के ऊपर 10 से
15 kg काट लिया जाता है, पैसे 6 महीने बाद दिए जाते हैं, बड़े मसाइल उसमें हैं। अच्छा, उसमें उसके बाद जो 24% है वो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं। अब ये हो गया 59% और 41% जो है वो मुनाफे हैं। अब उसमें मड है, बगास है, एथनॉल है और ये इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं इस शुगर केन की, जिसका किसी गवर्नमेंट एजेंसी को रिकॉर्ड नहीं दिया जाता कि एथनॉल कितना बनाया गया, कितना बेचा गया। उसके बाद आ जाती हैं आपकी ये 41% जो है ना, ये रिसर्च है। और उसके अलावा आप ये देखें कि तकरीबन हम ये देख रहे हैं जब से ये बहरान आया, पहले रेट 62 था, फिर 70 तक गया, फिर 75 गया, अब 82 में चीनी जो है मिल रही है। इस वक्त बांग्लादेश में चीनी हमसे सस्ती है, इंडिया में हमसे सस्ती है, श्रीलंका में हमसे सस्ती है। ये हमारा रीजन है, इस रीजन में सबसे महंगी चीनी इस वक्त 82 रुपीज़ पर केजी हम खा रहे हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो टोटल 24% जो है वो उस के ऊपर लिए जा रहे हैं। दीगर चीज़ें, अब मसला ये क्या है कि मसला सबसे अहम शुगर मिल एसोसिएशंस हैं, वो एक तरफ सब्सिडी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो सब्सिडी लेके एक्सपोर्ट नहीं कर रहे चीनी को, वो वहीं पे स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, इधर से उधर स्टॉक किया और वहाँ पे भी पैसे कमा लिए। अब ये हम कहें कि जी तमाम मिल ओनर्स ऐसे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ मिल ओनर्स को तो सब्सिडी मिली नहीं और उन्होंने तो चीनी यहाँ बनाई और इसी लोकल मार्केट में दे दी है। तो वाकई ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि वो कौन है जो सब्सिडी भी खाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते और उसके बाद यहीं पे चीनी वो बेचते हैं। तो यानी कि और फिर बुक कीपिंग, बड़े मसाइल इसमें सामने आए हैं कि डबल बुकें रखी हुई हैं। एक जो बुक है उसमें गन्ने का आना, क्रशिंग होना, चीनी बनना, मड, बगास और एथनॉल का तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ गन्ना रिकॉर्ड में ही नहीं है कि हमने कितना ख़रीदा और कितना उसको क्रश किया और उसमें से कितनी चीनी निकली और कहाँ पे बेची। तो ये बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि अगर कोई भी चोर चोरी कर रहा है, उसके ऊपर जो रेगुलेटर होता है, यानी चोर के ऊपर पुलिस है, थाना है, कचहरी है, वहाँ अगर सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर वो किस तरह से चोर तो फिर चोरियाँ करते रहेंगे। अगर शुगर मिल्स एसोसिएशन वाले ये काम कर रहे हैं, शुगर मिलों वाले कुछ शुगर मिलों वाले ये काम कर रहे हैं, तो हमारा रेगुलेटर कहाँ पे है? क्या हम कार्टेलाइजेशन जो है वो अब इसी तरह हमें मारती रहेगी? इससे पहले भी कार्टेलाइजेशन होती रही है और हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने मामूली से जुर्माने 1-1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया। 1 लाख रुपया क्या जुर्माना है किसी शुगर मिल के लिए? तो वो इस तरह के जुर्माना, अब रेगुलेटरी रिजीम बहुत बड़ा मसला है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, मुझे ये समझ नहीं आती, आपने ये बड़ा आपने अहम इशू रेज किया है कि सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रही थी कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे क्या करे, या हम देखते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया जाता है आवाम को, कि आवाम भी परेशान हो जाती है कि जिम्मेदार कौन है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारा मकसद ये होता है कि हम रूट कॉज देखें, हम देखें कि बेसिकली जड़ क्या है, हम उसको पकड़ें और हल की तरफ जाएं। हल कोई भी यहाँ पे नहीं बताता है, कोई किसी पे इल्जाम दे रहा है, कोई किसी को जिम्मेदार करार दे रहा है। यानी मकसद ही शायद होता है कि आवाम को कंफ्यूज कर दिया जाए, कि आवाम को रियलिटी पता ही ना चले। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि हमें इसका पता होना चाहिए कि कौन है वो जो इसको रेगुलेट करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, मुसाकती कमीशन इन चीज़ों को देखता है कि अगर पूरे पाकिस्तान में चीनी का एक रेट है तो वो क्यों है। वो शुगर मिल्स एसोसिएशन को नोटिस करे, उनको बुलाए और उनके पास पूरी दुनिया की रिसर्चेज मौजूद हैं और उनके अपने रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं। वो देखें कि पाकिस्तान में चीनी पर केजी कितने की कॉस्ट कर रही है और कितने की ये लोग बेच रहे हैं। तकरीबन जो अभी तक जो वो कर सकते हैं उनके पास फौरी तौर पे ये इख्तियार है। दूसरी बात ये है कि इनके स्टॉक्स देखे जाएं कि स्टॉक्स कितने हैं इनके पास, उन स्टॉक्स को बाहर निकाला जाए। और ये अगर खुदा न खास्ता कोई हमें ये नज़र आता है कि कहीं पे चीनी शॉर्टेज हो सकती है तो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास एक ऐसा अदारा मौजूद है जो हेजमनी को, इस मोनोपोली को जो कंट्रोल कर सकता है, उसको इन्वॉल्व किया जाए। आप देखेंगे कि दिनों में चीज़ें सीधी हो जाएंगी और गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हमने ये रेट दिया है, यानी 62 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, जो रेट अनाउंस करना है गवर्नमेंट अनाउंस कर दे और बोले कि चीनी आप लेके आए मार्केट में। जो नहीं लेके आता उसके ऊपर अपना जो गवर्नमेंट होती है उसके पास बड़ी पावर है, वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती है। ठीक है जी, ठीक है जी। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।